नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से संगठित प्रयास है। साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग इसमें शामिल है और राहुल जी ने इसे बहुत साफ तरीके से सामने रखा है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा में बड़े पैमाने पर वोटर्स का नाम काटने की कोशिश की गई। हमारे प्रत्याशी की शिकायत पर चुनाव आयोग के स्थानीय अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जब चुनाव आयोग खुद मान चुका है कि गड़बड़ी हो रही थी, उनके अधिकारी ने ही एफआईआर दर्ज कराई, तो जांच क्यों रोकी जा रही है। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में 18 पत्र लिखे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई सबूत मुहैया क्यों नहीं कराए। सीआईडी को जांच के लिए आईपी एड्रेस, डिवाइस पोर्ट्स, ओटीपी वगैरह की डिटेल क्यों नहीं दी जा रही। प्रियंका ने पूछा कि चुनाव आयोग जांच को बाधित करके किसे और क्यों बचाना चाहता है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। सीईओ ने कहा कि आलंद विधानसभा क्षेत्र में दिसंबर 2022 में कुल 6018 फॉर्म 7 आवेदन ऑनलाइन जमा किए गए, लेकिन उनमें से केवल 24 सही पाए गए और 5994 गलत पाए गए। सभी गलत आवेदन खारिज कर दिए गए, मतदाता हटाए नहीं गए। जांच के आधार पर फरवरी 2023 में कलबुर्गी जिले की पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। ठाकुर ने याद दिलाया कि नेपाल में हाल ही में प्रदर्शनों के कारण पीएम ओली को इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाकर कांग्रेस के लोकतंत्र में अविश्वास को दिखा रहे हैं। आलंद विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए ठाकुर ने कहा कि वहां 2023 में कांग्रेस ही जीती थी, जबकि आयोग ने धोखाधड़ी पर एफआईआर भी दर्ज कराई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सारी जानकारी मिल चुकी है तो कर्नाटक कांग्रेस की सीआईडी ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं वोट चोरी पर जो कुछ भी कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। राहुल ने कहा कि मेरे पास इसका सबूत भी है। वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम काट दिए गए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। यह इस देश के युवाओं को यह दिखाने और समझाने में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अलंदिक निर्वाचन क्षेत्र है, किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में अलंद में कुल कितने वोट हटाए गए। ये संख्या 6018 से कहीं अधिक है, लेकिन कोई उन 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया और यह संयोग से हुआ। वहां की बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया है, तो उसने जांच की कि उसके चाचा का वोट किसने हटाया और उसने पाया कि वोट हटाने वाला एक पड़ोसी था। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोई वोट नहीं हटाया। ना तो वोट हटाने वाले व्यक्ति को और ना ही जिसका वोट हटाया गया था उसे इस बारे में पता था। किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिया। सेबी ने अडानी समूह और गौतम अडानी को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोपों से क्लीन चिट दे दी है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अडानी समूह ने एडी कॉर्प, माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स और रहवर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए फंड रूट करके अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया। सेबी की विस्तृत जांच में इन आरोपों को निराधार पाया गया। जांच में कोई सबूत नहीं मिले कि अडानी समूह ने अपनी लिस्टेड कंपनियों में निवेश के लिए नजदीकी कंपनियों या सहयोगियों का इस्तेमाल किया हो। साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन और पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप भी गलत पाए गए। क्लीन चिट मिलने के बाद गौतम अडानी ने कहा कि हिंडनबर्ग के दावे निराधार थे और अडानी समूह हमेशा पारदर्शिता और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। उन्होंने निवेशकों के नुकसान पर दुख व्यक्त किया और झूठी रिपोर्ट फैलाने वालों को माफी मांगने का संदेश दिया। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने अडानी ग्रुप से जुड़ी खबरों और पोस्ट हटाने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। जिला जज आशीष अग्रवाल ने कहा कि पत्रकारों को सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता था और जिन लेखों या पोस्ट को हटाने को कहा गया था वे पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं।
यह फैसला पत्रकार रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, यशकांत दास और आयुष जोशी की अपील पर आया है। इससे पहले 6 सितंबर को निचली अदालत ने अडानी एंटरप्राइजेस की याचिका पर 10 लोगों को अडानी के खिलाफ सामग्री हटाने और भविष्य में ऐसी खबरें न छापने का आदेश दिया था। उसी आदेश पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया और यूट्यूब चैनलों को नोटिस भी भेजा था। नया आदेश फिलहाल सिर्फ उन 4 पत्रकारों को राहत देगा जिन्होंने अपील की थी। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बुधवार को स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और संयुक्त रूप से जवाब दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चिंता जताई और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने के 1 महीने बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेजबानी की। वही व्यक्ति जिसके भड़काऊ और सांप्रदायिक जहर घोलने वाले बयानों ने अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को ऑक्सीजन दी। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे प्रधानमंत्री की बहुचर्चित चीन यात्रा के कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के लिए चीन की गुप्त सैन्य परिसर के दरवाजे खोल दिए। अब सऊदी अरब, जहां 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमलों के समय प्रधानमंत्री मौजूद थे, उसने पाकिस्तान के साथ रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि यह घटनाक्रम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस समझौते को प्रधानमंत्री की व्यक्ति केंद्रित कूटनीति की एक और नाकामी मानती है। समझौते को लेकर राजनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञ भी इसकी संभावित प्रभावशीलता और क्षेत्रीय स्थिरता पर नजर रख रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रियाद में एक अहम रक्षा समझौता किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में तय हुआ कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा और मिलकर जवाब दिया जाएगा। यह समझौता लगभग 80 साल पुराने रिश्तों को औपचारिक रूप देता है। बैठक में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कोई नई बात नहीं है और सरकार को पहले से पता था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय हालात पर इस समझौते के असर को ध्यान से देखा जाएगा। यह कदम ऐसे समय आया है जब पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े हैं। वहीं भारत और सऊदी संबंध मजबूत बने हुए हैं। सऊदी पहले भी सीमा पार आतंकवाद की निंदा कर चुका है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और हालिया युवा आंदोलन में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने नेपाल के राष्ट्रीय दिवस यानी संविधान दिवस की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री कार्की ने मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी और भारत की ओर से मिले एकजुटता संदेश की सराहना की। उन्होंने जेन ज़ी आंदोलन की मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव उनकी सरकार की प्राथमिकता होंगे और उन्होंने जवाबदेह, संवेदनशील और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने नेपाल की प्राथमिकताओं के अनुसार हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ाने और लोगों को सीधा लाभ सुनिश्चित करने पर सहमति जताई। भारत के नीरज चोपड़ा टोक्यो में हो रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में पदक से चूक गए। डिफेंडिंग चैंपियन नीरज ने 5वें राउंड तक सबसे अच्छा थ्रो 84.03 मीटर का किया और 8वें स्थान पर रहे। भारत के ही सचिन यादव ने 86.27 मीटर के थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इस बार केवल 85.75 मीटर तक ही पहुंच सके और 10वें स्थान पर रहे। वहीं त्रिनिदाद एंड टोबैगो के शॉन वॉलकॉट ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी करने के फैसले को पीड़ितों के परिजनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को एनआईए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किए। यह अपील पूरी तरह पीड़ित परिवारों की कोशिश से संभव हुई क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। वहीं 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर चुकी है, जिससे सरकार पर दोहरे रवैये के सवाल उठ रहे हैं। 9 सितंबर 2008 को मालेगांव में विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे। एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किया था, लेकिन परिवारों का आरोप है कि जांच को जानबूझकर कमजोर किया गया।
हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तय करेगी कि परी का फैसला बरकरार रहेगा या नहीं। अमेरिका ने भारत के कुछ व्यावसायिक अधिकारियों और कॉरपोरेट नेताओं के वीजा रद्द कर दिए हैं। उन पर फेंटेनाइल प्रीकर्सर की तस्करी में शामिल होने का आरोप है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि यह कदम अमेरिकियों को खतरनाक नशीले पदार्थों से बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन के प्रयासों का हिस्सा है। हालांकि दूतावास ने प्रभावित व्यक्तियों के नाम उजागर करने से इनकार किया। यह इस साल दूसरी बार है जब अमेरिका ने भारतीय नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पहले मई में अवैध आव्रजन को बढ़ावा देने के आरोप में भारत की ट्रेवल एजेंसियों पर भी रोक लगाई गई थी। जनवरी में अमेरिकी न्याय विभाग ने भारत की 2 कंपनियों रॉकस्टर केमिकल्स और एथोस केमिकल्स और उनके संस्थापक भावेश लाठिया पर फेंटेनाइल प्रीकर्सर रसायनों की आपराधिक तस्करी का आरोप लगाया था। अमेरिका ने कहा कि भारत के साथ मिलकर ही इस वैश्विक खतरे से निपटा जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.